हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेट टेस्टर जोन। फ्रेंड्स, ये एसएसटी का सीटेट एसएसटी पेपर का नया सीरीज़ है ये, जिसमें कि एसएसटी समरी पेपर 2 के लिए, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का इसमें कंप्लीट क्लास कराया जाएगा इस सीरीज़ में। फ्रेंड, ये मेरे खुद का नोट्स है जो कि मैं आपको एनसीईआरटी बेस है, इसमें कंप्लीट थ्योरी इसमें कराया जाएगा फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज करके। और ये हर एक सीरीज़ में 2 चैप्टर होगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग इस मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस नोट को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि फ्रेंड आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठें और ये नोट्स जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप लोग भी इसको अंडरलाइन करें, जो कि आपको रिवीजन करने समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हिस्ट्री का है ये, हमारे अतीत, और इसमें चैप्टर फर्स्ट है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये सबसे पहला चैप्टर है जिसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। अतीत के बारे में। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियाँ कही जाती हैं। सबसे पहले तो अतीत की जानकारी हमें पुस्तकों से ही या पांडुलिपियों से या अभिलेख से, यही सब चीज़ से हमको अतीत के बारे में जानकारी मिली। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब है देश के नाम। देश के नाम, कहाँ कहाँ के लोगों ने हमारे देश को क्या कहा, तो वो भी मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। देश के नाम देखिए, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंध कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंडस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता है। देखिए, भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलती है। प्रयोग देश के लिए होने लगे, उसके बाद ये देश के लिए प्रयोग होने लगे। आगे देखिए, ये जो ताड़पत्र से बना हुआ मैं हर एक पॉइंट में आपको ये भी बताऊंगा फ्रेंड कि कहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये जो ताड़पत्र से बने पांडुलिपियाँ हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगी। देखिए, ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। पांडुलिपियाँ मंदिर और बिहार में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। देखिए, ये पांडुलिपियों में इतने सब चीज़ की चर्चा मिलती है। और ये क्वेश्चन जो आपको पूछेगा पांडुलिपि के बारे में, ये जो पॉइंट बताए ये तो पूछेगा, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि ताड़पत्र से जो पांडुलिपियाँ बनती हैं वो किस पेड़ से बनती है, तो वो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनती है, जिसे मैंने बताया अभी। आगे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। अभिलेख। ऐसे लेख अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। अभिलेख जो हैं हमेशा कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शासक तो करवाते ही थे अभिलेख, लेकिन शासक अथवा अन्य लोग अपने देशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि देश नहीं था फ्रेंड, शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो ये अभिलेख के बारे में था फ्रेंड्स। आगे देखिए,
इतिहास में तिथियों से रिलेटेड फ्रेंड्स थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, जो कि मैं आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक लाइन हमने खींचा और ये बीच में ये ईसा मसीह को मैंने माना, और ईसा मसीह के जन्म से पहले यानी बिफोर क्राइस्ट, और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद इसको मैंने एडी माना, एन्नो डोमिनी, ठीक, एडी माना। तो ये ईसा मसीह के जन्म से पहले को बिफोर क्राइस्ट मानेंगे और ईसा मसीह के जन्म के बाद को एन्नो डोमिनी। तो चलिए मैं आगे आपका ये प्रॉब्लम क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले माना जाता है। एडी हिंदी में ईस्वी, यह एन्नो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है इन शब्दों का। तो ये तिथियों से रिलेटेड कुछ पॉइंट था फ्रेंड, ये भी पूछा जाता है आपको। तो चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, क्योंकि अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। चलिए आगे चैप्टर 2। ये फ्रेंड्स चैप्टर 1 में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिसे कि मैंने समझाने का कोशिश किया। तो चलिए चैप्टर 2 में आते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। देखिए चैप्टर 2 में सबसे पहला इसका जो हेडिंग है कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पाद तक। चलिए, आरंभिक मानव इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आरंभिक मानव 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। अब देखिए, इसमें से कुछ पॉइंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्हें मैंने लिखा है। देखिए, मछलियों और चिड़ियाँ पकड़ते थे। वो लोग मछलियों और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल, फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। सेकंड पॉइंट देखिए, पत्थरों के औजार का उपयोग इंसान खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और जानवरों की खाल को से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जाता था। लोग इन गुफाओं में, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोग अपने काम के लिए किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड। अब है बदलती जलवायु। फ्रेंड्स, कॉपी और पेन से ज़रूर इसको नोट कीजिएगा फ्रेंड। अपना नोट्स खुद का बनाइए जो कि आपको रिवीजन करने समय बहुत ज़्यादा हेल्प मिले फ्रेंड, क्योंकि एसएसटी पेपर एक ऐसा है जिसको कि आप 1 महीने और 15 दिन में पढ़ के नहीं पास कर पाइएगा। अगर पास कर भी जाइएगा तो एक बेहतर स्कोर नहीं ला सकिएगा। तो इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग अपना खुद का नोट्स बनाइए जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिवीजन करने में बेनिफिशियल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी जब जलवायु परिवर्तन हो रहा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अब आते हैं पूरा पाषाण में। पूरा पाषाण यह दो शब्दों परा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थल से प्राप्त
पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के दौरान को माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है। पूरा पाषाण काल को कितने भाग में? 3 भागों में, जो कि पहला है आरंभिक, मध्य और पूरा पाषाण। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित हुई है। पूरा पाषाण काल में 99% घटनाएं हुई है। ये भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मानव काल की सबसे ज़्यादा घटनाएं किस काल में हुई है, तो पूरा पाषाण काल में। चलिए अब ये तीनों काल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, मध्य पाषाण काल, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 1,000 साल पहले तक माना गया। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों की लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया औजार, आरी जैसे औजार मिले हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं नवपाषाण। नवपाषाण अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होता है। नवपाषाण की शुरुआत कब होता है? 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। देखिए नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों के कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निवास मिले हैं, जैसे बुर्जहोम, जो कि वर्तमान कश्मीर में है। चलिए, लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता था? गर्तावास कहा जाता था। गड्ढे के नीचे जो घर बनाते थे, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। इससे ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिले हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो ये बुर्जहोम के बारे में कुछ जानकारियाँ थी फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट बताते हैं मेहरगढ़ में मृत्यु, जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ के बारे में देखिए, बुर्जहोम के बारे में जो वो गर्तावास गड्ढे वाला घर के बारे में था फ्रेंड, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि वो जो गड्ढे वाला घर की जानकारी है वो हमें कहाँ से मिली है, तो कश्मीर, ये याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते वेलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा इस मेहरगढ़ से कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पे सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना स्त्री पुरुष ने साथ में सीखा था, तो वो मेहरगढ़ के बारे में था। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद जीवन है। आगे देखिए, इसलिए देखिए आगे है कि इसलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिले हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो ये फ्रेंड्स चैप्टर 1 और चैप्टर 2 था फ्रेंड्स। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।